हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल तक हमने टिश्यू में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि सिंपल प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, कौन से उसके टाइप्स है, कौन से टाइप्स है उसके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कल हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था। ठीक है, आगे के 2 पॉइंट्स आज पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, देखते हैं क्या है प्लांट्स टिश्यूज। तो देखिए, कल हमने पैरेन्काइमा देखा था। पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल्स होता है प्लांट का। ठीक है, कल हमने पूरा पढ़ा था। आज देखेंगे कोलेनकाइमा क्या होता है। तो देखिए, ये जो कोलेनकाइमा है, ये पैरेन्काइमा की तरह ही लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, लिविंग सेल्स का मतलब क्या, उसका सेल डिवीजन होगा आगे। Cells are living, elongated and irregularly thick at the corners, made of cellulose or pectin. देखिए, ये जो कोलेनकाइमा सेल्स होती है, ये सेल्स लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है और एंड इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर्स। ये जो सेल्स होती है वो इरेगुलर शेप होता है उसका, मतलब कॉर्नर पे थिक होती है। ठीक है, मेड ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन। और वो सेल्स किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से और पेक्टिन से बनी होती है। ठीक है, हैव वेरी लेस नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन सेल में कोलेनकाइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब क्या, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो इस सेल में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं। ठीक है, सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। देखिए, इस सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड वैक्यूल लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, यह है उसके कैरेक्टर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखते हैं इस टिश्यू के फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स, स्टेम एंड अलो देम टू बेंड। देखिए, अब ये कोरेनकाइमा टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो बेंड हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण वो बेंड हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एरियल प्लांट्स को। ठीक है, मतलब एरियल पार्ट्स, प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स है, स्टेम है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड अलोज देम टू बेंड। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की वजह से वो मूव कर सकते हैं या फिर बेंड हो सकते हैं। ठीक है, आपने कभी प्लांट्स की टहनी को ऐसे नीचे खींचा है, वो बेंड होती है। किसकी वजह से बेंड होती है, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से, जो उसको बेंड होने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, यह है उसका फंक्शन। अब देखते हैं उसका लोकेशन कहाँ होता है, कोलेनकाइमा टिश्यूज होते कहाँ पे, फाउंड इन लीफ, स्टॉक, बिलो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम। देखिए, अभी कोरेनकाइमा सेल्स होते कहाँ पे है, लीफ स्टॉक पे होते हैं। मतलब आपको पता है स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर लीफ आता है, तो लीफ की जो स्टॉक होती है, मतलब उसकी, ये देखिए फिगर में दिखा है, इसको कहा जाएगा स्टॉक। यहाँ पे होती है कोरेनकाइमा सेल्स, जिसकी वजह से वो बेंड हो सकता है। ठीक है, बिलो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम, स्टेम और लीव्स की एपिडर्मिस के नीचे होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब तीसरा उसका पार्ट देखते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू होता है, ये टिश्यू में जो भी सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, वो लिविंग नहीं होते आइदर, मतलब इन केस वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो डेड सेल्स ही होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसके कैरेक्टर्स क्या क्या है। ये लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल सेल्स
due to deposition of lignin, a chemical substance which acts as cement and hardens them. Such cell walls are called lignified walls and have pits. देखिए, ये जो टिश्यू होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और नैरो थिक वॉल सेल्स होते हैं, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, अब देखिए इस सेल्स में लिग्निन डिपोजिट होता है। अब ये लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो वो क्या क्या बोल के एक्ट होता है? एक सीमेंटिंग मटेरियल बोल के एक्ट होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड बनते हैं, सेल्स हार्ड बनते हैं लिग्निन की वजह से। ठीक है, सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड वॉल्स एंड हैव पिट्स। अब देखिए वो जो सेल वॉल होती है जो लिग्निन की वजह से हार्ड हो गई है, उसे कहा जाता है लिग्निफाइड वॉल्स, और उसमें होते हैं पिट्स। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस ड्यू टू लिग्निन डिपॉजिट्स। अब वहां पे लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से उस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। जो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उसमें वो लिग्निन जाके डिपॉजिट हो जाता है। सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए इस टिश्यू की जो सेल्स होती है उनमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता और न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, ये है उसके कैरेक्टर्स। अब देखते हैं फंक्शन। गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड मेक इट हार्ड एंड टफ टू बियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स। देखिए ये जो टिश्यू होते हैं वो हार्ट को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट हार्ड और टफ बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस और स्ट्रेन बियर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वाइंड आता है, बारिश आती है, तो प्लांट्स उस सबको सहन कर पाते हैं कि नहीं? किसकी वजह से? क्योंकि वो हार्ड एंड टफ होते हैं। ठीक है, ये है उसका फंक्शन। देखते हैं उसका लोकेशन कहाँ पे होता है। फाउंड इन स्टेम्स अराउंड वैस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स। देखिए कहाँ पे होता है। अब आपको तो पता होगा कि प्लांट्स कहाँ पे ज्यादा हार्ड होता है, उसकी स्टेम पे। ठीक है, तो ये टिश्यू कहाँ पे होगा? स्टेम में होगा। अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड, वैस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम के अराउंड। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, और लीव्स की वेन्स में होती है। लीव्स की वेन्स थोड़ी सी कड़क होती है कि नहीं, तो उसमें ये टिश्यू होता है। ropes, mats made of jute, linen, hemp, used in textiles, hard shells like that of walnut, husk of coconut and seed coat are the examples of मतलब ये सब का किससे बनते हैं? ये बनते हैं इस टिश्यू से, मतलब प्लांट से जो टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे ये सब बनता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? देखिए फिगर में दिखाया है बंडल पीट। देखिए यहाँ पे बंडल पीट होते हैं। यहाँ पे ये सेल्स है, व्हाइट में जो दिख रहे हैं ये सेल्स है, और ये सेल्स के बीच में जो ये रेड दिख रहा है ये लिग्निन डिपोजिशन है, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है और यहाँ पे ये पीट्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आज के लिए यही रुकते हैं। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे मेरे प्यारे बच्चों? हाउ आर यू ऑल? सो टुडे आई एम बैक हियर with all of you, and today's topic which we are going to see, we are going to continue, हम कंटिन्यू कर रहे हैं फोर्स, इस चैप्टर को, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और उसमें हमने कल पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या आपको याद है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? हमने देखा था कि जो आदमी सो रहा है वो सोते ही रहेगा, और जो आदमी दौड़ रहा है वो दौड़ते ही रहेगा। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड द बॉडी इन मोशन
will remain in motion. कब तक? Until and unless it is applied an unbalanced external force. जब तक कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता तब तक आपका बॉडी आगे बढ़ते ही रहेगा. इसको कहा जाता है इनर्शिया. तो हमने ये इनर्शिया पढ़ा था कल. आपको ऐसा याद आ रहा है? व्हाट इज दिस इनर्शिया? राइट, सी दिस वेरी क्लियरली. हमने देखा था इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. क्या है इनर्शिया? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, वो चेंज को रेजिस्ट करता है, बदलता नहीं. स्टेट को बदलने के लिए जो अपोजिशन है वो उसका नाम है इनर्शिया. ओके, अब इनर्शिया को डिटेल में देखेंगे. देखिए इनर्शिया में बेटा मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. इसका मतलब क्या है? इसको समझना पड़ेगा कि जितना ज्यादा वजन हो जाएगा, आपका वजन जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा आपका इनर्शिया है, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, तो इसीलिए मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. इसका मतलब जिसका ज्यादा मास उसका इनर्शिया ज्यादा. कितना सिंपल है. जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा, ये हम इससे कह सकते हैं. तो हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट्स हेवी है वो लाइटर ऑब्जेक्ट से ज्यादा इनर्शिया वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए इसका. अ स्टोन ऑफ साइज ऑफ फुटबॉल हैज मोर इनर्शिया देन फुटबॉल. है ना, मतलब आपके फुटबॉल के जैसा एक पत्थर है मान लो. क्यों भाई? कैसा लगेगा पत्थर से फुटबॉल खेलना? अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, पत्थर से फुटबॉल खेल रहे हो, सोचो पैर टूट जाएगा ना. क्यों? पैर ही टूट जाएगा मेरा. तो इसीलिए पत्थर से तो फुटबॉल नहीं खेल सकते. राइट, तो फुटबॉल में और पत्थर में बहुत अंतर है. तो उसी साइज का अगर पत्थर लिया जाए तो बहुत हेवी बन जाएगा, आप उससे फुटबॉल खेल ही नहीं पाएंगे. सो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. द क्रिकेटर बॉल हैज मोर इनर्शिया. क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज. राइट, सो क्रिकेट बॉल का जो हेवीनेस होता है वो ज्यादा होता है किससे? नॉर्मल रबर बॉल से. राइट, तो ये हमें पता है. जैसे कैरम खेलते हो, देखो यार कैरम दिखाया है यहाँ पर, है ना. तो कैरम में भी जो इस तरह के आपके अलग अलग स्ट्राइकर है, तो स्ट्राइकर से आप स्ट्राइक करते हो तो उसको भी इनर्शिया है ना. और वो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है. और दूसरा मैंने बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स मैंने बताए थे, अगर बेडशीट है, बेडशीट को आप ऐसे डस्ट करते हो तो उसके डस्ट पार्टिकल्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण एक जगह पर बैठे हुए हैं. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. अब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल को देख रहे हैं. देखो हमने यहाँ पर क्या किया है. यहाँ पर देखिए ये ऐसा बाउल है. इस बाउल के अंदर हमने इसके ऊपर एक ऐसा पतला बहुत ही थिन एक पेपर रख दिया और उसके ऊपर, और वो स्मूथ भी है, बहुत स्मूथ भी होना चाहिए. और उसके ऊपर ये 5 रुपए का सिक्का रख दिया. देखो यार 5 रुपए का सिक्का रख दिया किसके ऊपर? उस पेपर के ऊपर. अगर हम इसको एकदम जोर से खींचेंगे, एकदम जोर से अगर खींचेंगे इसको, क्या हो जाएगा? आप ये देखोगे कि 5 का जो सिक्का है अगर उसका फ्रिक्शन कम है उस पेपर के साथ तो तुरंत वो पेपर बाजू में हट जाएगा और सिक्का अंदर गिर जाएगा. यस, आपने करके देखा है कभी? अगर नहीं किया है तो आज घर पे इसको करके देखना और मुझे बताना, कमेंट में बताना कि क्या हुआ, क्या आप उसको कर पाए, मुझे करके बताना. ठीक है, तो क्या करना क्या है, ग्लास ले लो.
उसके ऊपर पेपर रख दो, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दो और जोर से खींचो उसको, है ना। तो पेपर कैसा होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। जो ग्लॉसी पेपर्स होते हैं, तो ग्लॉसी पेपर अगर आपने रखा तो एकदम परफेक्ट काम हो जाएगा आपका। समझ में आया? ओके, ऑल राइट। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट आर, पहला ये पैसेंजर का एग्जाम्पल दिया है। अ पैसेंजर इन द बस jerks backward when the bus starts suddenly because the passenger tends to be in the inertia of rest, whereas the bus is moved away forcefully. Okay, तो बस के जो पैसेंजर्स हैं उनको जर्क लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आप बस में बैठे हो, जा रहे हो कहीं, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक दबा दिया, है ना, तो पैसेंजर्स आगे की तरफ मूव करते हैं, हमें धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में मतलब हम मूव कर रहे थे, है ना, तो हम आगे बढ़ गए। या फिर इसका उल्टा, अगर बस जा रही है और हम मतलब बस खड़ी है, हम बस के अंदर बैठे और बस अचानक से चालू हो जाती है, तब भी देयर इज अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, व्हेन द बेडशीट इज फ्लिक्ड अवे, ये तो एग्जांपल बताया मैंने, सडनली डस्ट पार्टिकल्स फॉल अवे एज दे टेंड टू बी इन द inertia of rest. तीसरा, when a branch of a tree carrying a mango is suddenly flicked, उसको जैसे ही फ्लिक करते हैं, ऐसे 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 करते हो, क्या हो जाता है? मैंगोज फॉल ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंगोज विल फॉल ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वेरी गुड। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, मुझसे पूछिए कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, जिसमें पैसेंजर्स का है, एथलेट का है ना, मूविंग कार्स का है, रोटेटिंग है, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो दिस इज फॉर योर रेफरेंस। अगर ये एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझोगे तो इनर्शिया क्या है समझ जाएगा। आइए हम वन बाय वन देखते हैं। पहला, पैसेंजर इन अ बस जर्क्स फॉरवर्ड। आप बस में जा रहे हो और अचानक से आपका बस रुकने लगा, अचानक से ब्रेक दबा दिया, तो आप फॉरवर्ड दिशा में मूव करोगे, राइट। सो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। उसी तरह एथलेट है, ये देखिए, एथलेट आफ्टर रीचिंग द फिनिशिंग पॉइंट कैन नॉट स्टॉप सडनली, एकदम से रुक नहीं सकता। और इफ ही स्टॉप सडनली देन ही फॉल्स टॉपलिंग हेड डाउन, अगर वो रुक जाता है तो गिर जाएगा नीचे जमीन पर। क्यों भाई, है ना। उसी तरह तीसरा, अ कार टेक्स सम टाइम एंड मूव्स थ्रू सम मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जैसे आप साइकिल चलाते हो, कितने लोग साइकिल चलाते हैं आप में से? बोलो 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 बोलो। सो डू यू हैव साइकिल्स? ओके, तो ठीक है यार, आप साइकिल चलाते हो, तो अगर आपको साइकिल रुकानी है किसी पॉइंट पर, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका स्पीड कम करना पड़ेगा। आप साइकिल चला रहे हो तो धीरे 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 करके ब्रेक मारो और फिर जाके जहां पर रुकाना है वहां पर साइकिल रुक जाती है। अगर मान लो कि आपकी साइकिल बहुत स्पीड से चल रही है और अचानक से सामने कुत्ता दिख जाता है, अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। क्यों भाई? और इसके कारण व्हाट यू विल फाइंड इज दैट योर साइकिल may topple down, गिर जाते हो आप, राइट। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, that is called inertia of motion. Let's continue. तीसरा, a car takes some time to move. फिर चौथा, a rotating fan continues to do so some more time even after current is switched off. जैसे आप फैन चल रहा है, जूम, अगर आपने उसका स्विच ऑफ कर दिया तो अचानक से रुक जाता है क्या फैन? नहीं ना, थोड़ी देर और घूमता है, गोल 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 गोल,
घूमता ही रह जाएगा। कब तक? जब तक धीरे 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 उसका स्पीड कम नहीं हो जाता और वो रुक नहीं जाता। क्लियर? नेक्स्ट, an oscillating simple pendulum bob does not halt at the mean position but continues to move further. अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है सर? क्या आपको सिंपल पेंडुलम पता है? हाँ, सिंपल पेंडुलम बड़ी आसान सी चीज है। चलो मैं आपको सिंपल पेंडुलम क्या है दिखाता हूं। देखिए, तो ये वायर आपको दिख रहा है? देखिए, ये इस तरह का वायर है यहाँ पर। ओके, सी दिस। नाउ दिस पर्टिकुलर वायर, इसको अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, देखिए, तो ये धीरे 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 मूव कर रहा है, राइट? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाते समय ये रुक रहा है क्या? नहीं, धीरे धीरे वो अपना स्पीड कम करेगा फिर बढ़ाएगा, फिर स्पीड कम करेगा फिर बढ़ाएगा। इस तरह से इसका मोशन होगा और ऐसे मोशन को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम जो वर्क करता है तो उसका भी रीजन यही है, inertia of motion. When the car or bus turns, sixth point देखिए, when the car or bus turns around a sharp corner, we tend to fall sideways because of our inertia to continue to move in a straight line, right? So जब हम continue to move करते हैं in a straight line up, so what will happen? So the car or the bus move हो जाती है बाहर की तरफ। ओके, तो आपने कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स के बारे में भी सुना होगा। एंड लास्ट वन, इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द मूविंग बस। अगर बस मूव कर रही है और आपने मूविंग बस से अगर जंप कर दिया तो आपका मोशन इनर्शिया का था और उसके कारण क्या हुआ? आपने जैसे ही जंप कर दिया बाहर तो क्या होगा? सडनली आप रुक नहीं पाओगे, आप मोशन में रहोगे और गिर जाओगे। तो इसीलिए कभी चलती हुई बस से नीचे नहीं उतरना है। समझ में आए? तो चलती हुई बस से अगर उतरना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही उतरेंगे तो दौड़ना चालू कर दो। तो देखिए, लोग, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत एक्सपर्ट होते हैं यार। क्या करते हैं? चलती हुई बस से उतरते हैं लेकिन थोड़ी देर आगे ऐसे दौड़ते रहते हैं 2-4 सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे धीरे स्पीड अपना कम करते हैं और रुक जाते हैं। सो यस डियर फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा सबसे पहले कि इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल्स देखे, इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने जा रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है, इसको हम देखने जा रहे हैं। मोमेंटम is the quantity of motion in a body and it depends on its mass and velocity. देखिए, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है, इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा मोशन का क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है रे? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा और इसको दिखाया जाता है, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल है पी। क्या सिंबल है मोमेंटम का? पी इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम। ग्रेट। उसी तरह तो मैंने लिख दिया P इक्वल्स टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये तो समझ में आ गया। उसी तरह मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
मोमेंटम मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा मोमेंटम रहेगा, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा मोमेंटम रहेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, है ना। तो जैसे इफ क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल मूव विद द सेम वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल इज मोर बिकॉज इट्स मास इज लार्जर देन दैट ऑफ टेनिस बॉल। तो एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, दोनों में हेवी कौन है? क्रिकेट बॉल है हेवी। जो हेवी है उसका मास ज्यादा, भले ही दोनों का स्पीड सेम हो, लेकिन मोमेंटम किसका ज्यादा रहेगा? मोमेंटम ज्यादा रहेगा जिसका मास ज्यादा है उसका, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है इसीलिए। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर वेलोसिटी बहुत बढ़ा दिया जाए तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर दो क्रिकेट के बॉल्स हैं और वो अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द बॉल विद ग्रेटर वेलोसिटी पोजेसेस मोर मोमेंटम। जिसके पास ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि दोनों का मास अभी सेम है, तो जिसके पास ज्यादा वेलोसिटी उसके पास ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। उसके बाद अगर बॉडी रेस्ट में है, इट्स वेलोसिटी जीरो एंड हेंस मोमेंटम जीरो। किसी चीज को मास हो सकता है, जैसे माउंटेन है, माउंटेन एक जगह पर रुका हुआ है, अब उस पर्वत का वेलोसिटी कितना? जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम कितना? जीरो। नेक्स्ट, बट एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जो मूव कर रहा है दुनिया में उसके पास मोमेंटम होना ही होना है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि मोमेंटम ऐसा क्वांटिटी है जिसको कुछ मेजरमेंट तो रहेगा, उसके साथ साथ उसको दिशा भी रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी है। तो मास का क्या होगा? केजी। मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में करते हैं या नहीं? और वेलोसिटी को किस में करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट है, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। दैट इज कॉल्ड एज सीजीएस सिस्टम। तो उसमें सीजीएस सिस्टम में उसका मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या ये आपके समझ में आ गया? और अगर समझ में आया है सो बहुत बड़ी बात है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। तो मोमेंटम क्या है ये अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके फिर से देखिए। अगर आप इसको देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने तक आप हमारा हौसला बढ़ाइए। इस वीडियो को नीचे जाके लाइक करिए अभी के अभी, सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले ये वीडियोस आप तक पहुंचे। आपके फ्रेंड्स को भी बता दीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं तो ये सारे फ्रेंड्स को आप बता दो कि आप किस तरह से जबरदस्त ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशन को आप पढ़ रहे हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, वी विल मीट वंस अगेन टुमारो। तब तक के लिए थैंक यू। हाय हेलो वेलकम दोस्तों। सो अभी हम
9वीं का आपका चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा, यस। उसमें हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हमने कल सैलेड भी खाया, मतलब बनाया। और फिर हमने देखा कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो कितना भी किधर से भी लाओ, वाटर लाओ, वाटर का क्या फॉर्मूला होगा? H2O। अगर वाटर हमने डिकम्पोज किया तो क्या होगा? हमें एक 9 ग्राम अगर वाटर है, किधर से भी, इधर से, ये जो चार दिख रहे हैं ना आपको सोर्सेस, इससे ज्यादा सोर्सेस ढूंढ लो। किधर से भी अगर आपको अगर मिल गया वाटर और उसको अगर डिकम्पोज किया तो क्या बनेगा? 9 ग्राम अगर वाटर है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। किधर से भी लाओ, किधर से भी, आपको बोल रहा हूं यही मिलेगा। ये मतलब है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब ये सोचने वाली बात है कि कैसे होता है भाई। इधर से भी वाटर लाओ, अगर मैंने इधर जूस बनाया लेमन जूस, और आप सब अपने अपने घर में लेमन जूस बना रहे हैं और सब, और अभी हम बोले कि चलो लेमन जूस पीते हैं, या फिर सबका टेस्ट अलग आया, लेकिन पानी का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। और जो भी आप मतलब एटम्स कंबाइन आते हैं ना, तो वो मतलब प्रोपोर्शन ही रहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहता है। आप दिमाग में फिक्स करो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहता है। दो अगर ये आते हैं, इसलिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन में किधर से वाटर लाए तो वो उसका डिकम्पोजिशन होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, वो भी फिक्स्ड। अभी ये जो लॉ है, कौन सा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या स्टेट करता है? क्या बोलता है वो? इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जो एलिमेंट है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसके मास का जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसके ऊपर रहते हैं। मतलब केमिकल जो केमिकल सब्सटेंस दे आर एनी केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो एलिमेंट है ना वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही रहते हैं। ये हमने देखा H2O का एग्जांपल। ये किसने दिया? प्रोस्ट साइंटिस्ट ने ये दिया। लेकिन डेफिनेट क्यों है भाई? आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं सब, और उस टाइम भी साइंटिस्ट बोल रहे थे, ठीक है हम मान लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लेकिन ऐसा क्यों है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे हो सकता है? उधर वाटर है इधर वाटर है, लेकिन क्यों हो सकता है? कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? कुछ मतलब कैसे वो मिक्स होकर सेम वाटर बनाता है? जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि क्या है बेसिक, लेकिन साइंटिस्ट जो हमें लेवाइजर और प्रोस्ट कुछ नहीं बोल पाए, बहुत साइंटिस्ट चुप बैठे। तभी एक साइंटिस्ट खड़ा हो गया, उसने बोला कि भाई देखो मैं जो बोल रहा हूं अभी सब सुनो। क्या वो उसने क्या बोला? वो था जॉन डाल्टन। उसने बोला कि जो भी बन रहा है ना उसका बेसिक है एटम। अभी तक बोले थे हमारे महर्षि कनाद और बहुत सारे ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरिस्टोक्रेटस, उन्होंने दिया था एटम, लेकिन उसके बारे में सिर्फ फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे पास उसका एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं था। लेकिन इधर डाल्टन ने अभी चांस मारा। क्या मारा? अरे पहले से ही है लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। इधर हमें लग रहा है कि क्या है, बेसिक क्या है, क्योंकि अगर दो वाटर के सॉल्यूशन लिए इसको डिकम्पोज किया तो इसमें भी 8 ग्राम, अगर 9 ग्राम का सॉल्यूशन है वाटर का तो 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। डेफिनेट कैसे है? प्रोपोर्शन कैसे है? आप सोच सकते हैं। तभी जब इसने बनाया ये आइडिया, इसने क्या किया? वो एटम ही है। डाल्टन क्या बोला? वो एटम ही है जिससे ये सब कुछ बनता है, और इसीलिए एटम डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और हमारा जो बनने वाला मैटर है वो बनता है, जो भी कंपाउंड बनता है। क्या बोला उसने? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन थ्योरी क्या है? ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। स्मॉल पार्टिकल्स है उसको क्या बोलते हैं हम? एटम्स। और उससे ही सब कुछ बनता है। तो उसने कुछ
उसके थ्योरी दिया, पोस्टुलेट्स दिया। तो पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलो। तो उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट मतलब क्या है? पोस्टुलेट जो है मतलब उसने थ्योरी दिया, कुछ अजम्पशन दिए एग्जिस्टेंस के, जो हमें पता है एडम है, लेकिन उसके एजम्पशन दिए कि एग्जिस्टेंस कैसे है और जो ट्रूथ है उसका बेसिक रीजनिंग क्या है, ये सब कुछ उसने बताया। तो क्या है पहला? उसने बोला कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब जितना भी मैटर है ना, जितना भी मैटर है वो किससे बना है? टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, एटम से बना है। और वो जो एटम है ना, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी डायरेक्टली प्रूव हो गया कि अगर एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो भी हमारा ऑक्सीजन को ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिक्स होकर बनता है वाटर, तो क्या मिक्स होता है? तो एटम मिक्स होते हैं। दो एटम एक दूसरे को कंबाइन होते हैं। एटम उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करते हैं। हम अब देखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन में ये रिएक्शन कैसे होती है, मतलब एटम कैसे रिएक्ट होते हैं। तो देखो एक सिंपल बताता हूं आपको। जैसे कि सोडियम एक है और कैल्शियम क्लोरीन है, ये दो एटम लिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 और क्लोरीन का है 2,8,7। तो जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है सोडियम से। ये हम पढ़ेंगे, ये हमारे हम जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें हम आयनिक बॉन्ड वगैरह सब पढ़ेंगे। इसमें आप बहुत सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि जो सोडियम है वो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन वो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और वो जो बनता है वो कंपाउंड बनता है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें क्या आया? जो एटम है वो पार्टिसिपेट किया। दूसरा क्या है फिर? दूसरा उसका अजम्पशन और पोस्टुलेट, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in chemical reaction। ये बाद में थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन अभी तक तो सही है। जब हम डाल्टन्स का पढ़ते हैं ये इंडिविजिबल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं करने का। एटम है स्फेरिकल है, ऐसा उसने बताया उस टाइम। यस, और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। फिर है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हमने उस दिन भी देखा, कल भी देखा, जो भी एटम है ना, सब एलिमेंट्स का एटम अलग है, उसमें सब का एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एटम है एलिमेंट्स। ओके, यस। और क्या बोल रहा है उधर? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, सेम। फिर क्या? एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। यस, तो इधर हमने देखा था स्मॉल होल नंबर, इधर ऊपर देखो, तो 1:1, 1:2, 2:1, 2:2, मतलब 1:1 स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। पांचवा हो गया। और 6 क्या है? द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो ये हमने H2O का एग्जांपल देखा। So you can all, whenever I am teaching na, you can pause the video and you can write down the notes. Okay? Yes. तो देखो बच्चों, what is atom? हम देखेंगे एटम क्या है। अभी देखा हमने सब कुछ क्या एटम है, इसीलिए सब कुछ है यार। ये लॉ भी प्रूव करने के लिए हमें एटम की जरूरत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डाल्टन ने बोला कि अभी डाल्टन के पहले सब थ्योरेटिकल था, मतलब फिलोसॉफिकल था कि एटम है, कुछ तो है स्मॉलेस्ट, लेकिन डाल्टन ने बोला कि एटम है। लेकिन अभी बताओ, डाल्टन ने ये भी बोला कि एटम क्या है। तो एटम क्या है? एटम इज लाइक अ वॉल, वॉल की तरह है। और जो रूम्स है वो मॉलिक्यूल की तरह है।
और जो बिल्डिंग है वो मैटर की तरह है। यस, तो जो हमारा एटम है, तो कुछ जैसे कि वॉल है, तो 2 3 वॉल, 4 वॉल, 5 वॉल आके एक मॉलिक्यूल, एक रूम बनता है, वॉल का रूम बनता है। वैसे एटम्स 1 2 एटम 3 एटम कंबाइन होके उसका मॉलिक्यूल बनता है। और बहुत सारे रूम है तो उसका एक बिल्डिंग बनता है। 7 स्टार होटल, बुर्ज खलीफा, मतलब दुबई का सबसे बड़ा होटल है। तो ऐसा होटल, उसमें बहुत सारे रूम है, मतलब बिल्डिंग है, वैसे हमारा मैटर बनता है। कोई मैटर, अभी देखो हम एक एग्जांपल लेते, क्या? पानी। तो पानी एक मैटर है, उसमें कितने मॉलिक्यूल है? बहुत सारे मॉलिक्यूल है। जैसे कि बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे रूम्स है, वैसे ही मैटर, पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल? H2O। तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल है। लेकिन H2O में क्या है? H2O किससे बना है? 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। वैसे ये जो रूम दिख रहा है वो कितने रूम? 3 4 वॉल से बना है। वैसे जो मॉलिक्यूल है H2O, वो किससे बना है? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। समझ आया? यस। तो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक? अभी ये जो है एटम, एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। सो मुझे बताओ, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंटिल? जो इतना बड़ा एंटिल है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जैसे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। जो बड़ी बिल्डिंग उसका वॉल है, तो ये जो इसका क्या है? स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड है। वैसे ही सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर आर एटम्स। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? मैटर का, वो क्या है? एटम्स है। ओके, तो अभी समझ में आया सबको? यस। अभी मुझे बताओ, अभी हम देखेंगे हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स कितने बड़े हैं? एक्चुअली हमें पूछना चाहिए कि एटम्स कितने छोटे हैं। तो फिर भी हम लिख रहे हैं हाउ बिग आर एटम्स, मतलब एटम कितने बड़े हैं। एक्चुअली बहुत एटम बहुत छोटे हैं। देखो इधर क्या लिखा है? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम कोई भी इमेजिन करते, कंपेयर करते ना, सबसे स्मॉल क्या होगा? एटम। एटम से स्मॉल कुछ भी नहीं है। आप तो देखा अभी है, लेकिन आप बोल रहे सर, क्या बोल रहे हैं आप? एटम्स के स्मॉल तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी तक आप देखिए, जब तक हम मैटर का देख रहे हैं, वैसे तो अगर वॉल सबसे स्मॉल नहीं, वॉल में तो बहुत सारी चीजें वो बनाए ब्रिक से, और उसमें सैंड भी है, कलर भी लगाया है। तो वो पार्टिकल अंदर के अभी तक हम अभी पढ़ेंगे नहीं, अभी हम देखेंगे कि वॉल सबसे वो बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। ओके, सबसे स्मॉल एंड मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड। देखो इधर क्या बोला है? मोर देन मिलियंस ऑफ मैटर एटम्स व्हेन स्टैक्ड would make a layer of barely as thick as, मतलब as thick as sheet of paper। मतलब अगर बहुत सारे एटम, मिलियंस ऑफ एटम अगर हमने लगाए ना एक साथ, तो कितने थिक होंगे वो? एक शीट ऑफ पेपर। मतलब हमारा जो पेपर रहता है ना, उस वो इतना थिक बनेगा। लेयर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक एटम लगे, कितने? 1 2 3 4 नहीं, मिलियंस। हमने देखा उस दिन भी मिलियंस इसमें बैठते हैं। इसलिए उस दिन देखा, अगर एप्पल के अंदर जाके हमने एटम, एक एक एटम, तो अगर उसको हमने हवा भरा तो वो अर्थ के जितना बड़ा होगा। वो आपको समझ में आ गया? यस। सो एटॉमिक साइज इज मेजर इन द एटम्स। तो एटम का जो एटॉमिक साइज है, मतलब रेडियस है, इट इज मेजर इन नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन। तो 1 मीटर मतलब, नैनोमीटर मतलब बहुत कम है। 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा है। तो इधर देखो आप, हमने कुछ एग्जांपल लिए। तो जो एटम है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितना है? 10⁻⁻10 नैनोमीटर। जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, तो 10⁻⁻9 मीटर है। और जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, तो 10⁻8। और जो ग्रेन है अपना सैंड का छोटा सा,
वो 10 to the power -4 मतलब 1 mm मतलब क्या है 10 to the power -3 मीटर। तो 1 mm से भी छोटा सैंड का पार्टिकल, बहुत छोटा, हमें देख सकते हैं ना, ऐसा छोटा पार्टिकल देख सकते हैं, वो मतलब वो विजिबल है। फिर एंड कितना रहता है, एंड इतना रहता है, एक एक mm का भी एंड रहता है। और जो एप्पल है वो है 10 to the power -1 नैनोमीटर मीटर। ये सब एक्चुअली मीटर में है, सॉरी। तो मीटर मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक। तो ये रहा साइज। So whenever I am teaching at that time, you can pause the video and write down the notes. Okay. तो मुझे अभी क्वेश्चन आएगा कि भाई देखो सर, आप बता रहे हैं कि एटम ये है, एटम वो है, लेकिन क्या जरूरत क्या है पढ़ने की, क्योंकि एटम तो बहुत स्मॉल है और बहुत इनसिग्निफिकेंट है। व्हाई वी आर स्टडीइंग इट? क्योंकि अगर मच्छर है तो मच्छर के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं नहीं, क्योंकि वो बहुत इनसिग्निफिकेंट, ऐसे मारा तो मर जाता है। अगर बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें हम पढ़ते नहीं, लेकिन एटम के बारे में इतना क्यों भाई? कितने दिन से, कितने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसका पढ़ाई नहीं रुका। क्यों? क्योंकि एटम है ना, वो पूरा यूनिवर्स एटम से बना है। मतलब एटम है, उससे मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल से मैटर, और मैटर से यूनिवर्स बना है। मतलब सबसे बेसिक क्या है, वो एटम है। इसीलिए हमें एटम के बारे में पढ़ना ना जरूरी है। समझ गए? यस, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। यस, तो अभी कुछ सिंबल दिए। तो एटम है डिफरेंट एलिमेंट। अभी ये एलिमेंट है, ये एटम हो गया। अभी हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एटम का खोज हुआ, एलिमेंट का खोज हुआ, तो उस टाइम कुछ नए नए एलिमेंट्स आए। तो डाल्टन्स ने सब एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर दिया। तो ये हम सब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब इधर ही रुकते हैं। तो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन then you can ask on our app also and as well as in comment box. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can like the video and हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप परमाणु आई कोच। थैंक यू वेरी वेरी मच। Hi everyone. I welcome every one of you to our Parmanu Institute of Learning, where learning is a great fun. So, myself Sachin Raut, I have completed my BTech from College of Engineering Pune and I am Mathematics faculty for Parmanu iCoach. Parmanu iCoach is the name of our app where you get all video lectures, online assignments and online tests for each lecture. So today we are discussing for standard 9 board CBSE chapter number systems and we are discussing today part 3 classification of numbers and we will discuss today irrational numbers and real numbers. Okay, so let us proceed. Before we proceed, please make sure you write proper notes in your notebook. If required, pause the video and write down. If you have any doubts in the lecture, go to live chat and ask. Solve the online assignment given on Parmanu iCoach app. Please make a separate notebook for assignment and solve the online test sincerely for each lecture. Okay, so please follow all these instructions so that you can refer your notes in future, and online assignment gives you very good practice, and online test you can test yourself. Okay, so let us begin. Let me recap part 2. So initially we have discussed natural numbers. When we add 0 in that, we get whole numbers. Then integers, negative numbers add किए, बाद में उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस ऐड किए तो हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो ये हमने पार्ट 1 में देखा था। यस, एंड इन पार्ट 2 we discussed
द मेथड्स टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स। तो हमने वहां पे 3 मेथड डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद आ रहा होगा। बाय यूजिंग एवरेज और मीन मेथड, सेकंड वन वाज बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n+1, दिस वाज वेरी इजी मेथड, तो मैंने आपको रिकमेंड किया कि इसी मेथड से सॉल्व करो। एंड थर्ड मेथड वाज टू फाइंड the rational number between given numbers by common difference method. Okay, so I hope you remember all these methods and you have practiced them and solved the online test also. So let us today discuss the third part, classification of numbers, irrational numbers. Okay, so what are irrational numbers? Those which are not rational. तो रैशनल नंबर्स को हम p अपॉन q फॉर्मेट में लिख सकते थे, सो इरैशनल नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो अ नंबर विच कैनॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज इरैशनल नंबर। ओके, तो इरैशनल नंबर मतलब इनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इंटीजर अपॉन इंटीजर ऐसा नहीं लिख सकते। वी डिनोट द इरेशनल नंबर्स बाय कैपिटल एस और क्यू डैश। ओके, रैशनल नंबर्स का नोटेशन था क्यू और इरेशनल का नोटेशन है क्यू डैश। सम एग्जांपल्स आर गिवन, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, पाई, 0.10, 100, 100, डॉट 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 एंड सो ऑन एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स। क्यों इरेशनल नंबर्स है ये? क्योंकि इनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं लिख सकते। तो कोई बोलेगा सर इसको तो हम √2 अपॉन 1 ऐसा लिख सकते हैं ना, √2 अपॉन 1, इसको √3 अपॉन 1 लिखेंगे, इसको √5 अपॉन 1 लिखेंगे, इसको पाई अपॉन 1 लिखेंगे, तो लिख लिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं, क्या रहना चाहिए? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे √2 इंटीजर नहीं है, स्क्वायर रूट 2, 1.414 डॉट 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 ऐसे एक नंबर मिलता है, डेसिमल है वो, वैसे ये भी डेसिमल है। सो देयरफॉर वी से all these numbers cannot be represented in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0, इसीलिए ये सारे irrational numbers है। ऑल राइट, तो अभी हमने बैग में irrational numbers भर दिए, ठीक है। तो अब तक हमने rational numbers भरे थे, तो ये स्टूडेंट अभी irrational number भर रहा है। Some of the notes on irrational numbers, these are very important, please write down them properly. Note number 1, the irrational numbers are non-terminating and non-recurring decimals. चाहे तो आप इसको second definition of irrational numbers भी बोल सकते हैं। The non-terminating, non-recurring decimals are called as irrational numbers. क्यों? क्योंकि वो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स रहते हैं उनको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेरी सिंपल। तो अभी देखो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, अनलिमिटेड डिजिट्स आ रहे। और नॉन रिकरिंग मतलब क्या? पॉइंट के बाद एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग डिजिट आ रहे, ठीक है। तो यहाँ 1.23456 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 0.10, 100, 100, 100 डॉट डॉट डॉट, यहाँ एक ही डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 10 आया, बाद में 100 आया, सेम रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। Square root of non-perfect square numbers are always irrational. For example, √2, √3, √5. Square root 2 is 1.414235 dot dot dot. Point के बाद अलग अलग डिजिट्स है, so this is non-terminating and non-recurring decimal. तो ये सारे non-terminating, non-recurring decimal आते हैं, इसीलिए ये irrational numbers है। In between any two integers there are infinite irrational numbers. Please understand this nicely. समझो अगर हमने 0 और 1 के बीच में लिया, तो नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में जैसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते हैं, वैसे इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट रहते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में हमें मिलेंगे
0.101001001000 डॉट 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 0.234560 0.30 0.40 0.50 0.60 ऐसे अनलिमिटेड एंड सो ऑन. Okay, so we always get unlimited infinite irrational numbers between two integers. Now what are real numbers? All the rational numbers and all the irrational numbers put together, they make up the collection of real numbers. So real numbers are denoted by capital R and they are q plus q dash. Q means rational numbers, q dash means irrational numbers. Okay, so let us see. Note, square of real number is always non-negative. Please remember this. अगर real number का हमने square लिया तो वो हमेशा नॉन निगेटिव रहता है. नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव और इक्वल टू 0. जैसे यहाँ पे दिया है 12 स्क्वायर 144 माइनस 12 स्क्वायर 1 पॉजिटिव 134 रूट 2 स्क्वायर इज 2 ऑल आर पॉजिटिव. तो अभी हमने रैशनल प्लस इरेशनल दोनों बैग में भर दिए तो सारे हो गए रियल नंबर्स. So we discussed in the beginning, first we collected natural numbers in our bag. उसमें जीरो ऐड किया तो होल नंबर्स आ गए. उसमें नेगेटिव इंटीजर्स ऐड किए तो सारे इंटीजर्स बन गए. उसमें p बाई क्यू फॉर्म वाले ऐड कर दिए, रैशनल नंबर्स बन गए. अभी इसके अलावा जो नॉन p बाई क्यू फॉर्मेट है, जिनको p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमने अभी डिस्कस किए इरेशनल नंबर्स q डैश. और इन दोनों को अगर साथ में जोड़ा तो वो सारे बन गए रियल नंबर्स. सो दिस इज द समरी ऑफ आवर नंबर सिस्टम. ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इज देयर एनी डाउट इन दिस? ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर और इंटीजर्स इन दोनों के सब टाइप्स भी देखेंगे. ऑल राइट, so let us move. The first subtype is prime numbers. What are prime numbers? Can anybody say? You must be knowing this. You know prime factorization. Very good. Correct. All natural numbers that have one and the number itself only as their factors. मतलब उसके factors अगर निकालेंगे तो 1 आएगा या तो number itself आएगा. ये दो ही factors आएंगे. So exactly two factors are called prime numbers. तो prime numbers के दो ही factors आएंगे. और उल्टा बोला हमने तो prime numbers are exactly divisible by 1 and themselves. इसके अलावा कोई दूसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा. दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स. देखो 2 के फैक्टर्स है 1 and 2, 3 के 1 and 3, 5 के 1 and 5. इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है. सो दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स. ओके, सो इफ वी डिनोट p as the set of prime numbers, we can write them like this. Some important notes. ये जो तीनों नोट्स है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. फाइंड आउट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 25. तो यहाँ पे आपको दिखाए है देयर आर टोटल 9 प्राइम नंबर्स. बिटवीन 25 to 50 देयर आर 6 and from 1 to 100 there are total 25 prime numbers. Second type of natural number, that is composite numbers. So all the natural numbers except unity. Unity means 1. 1 छोड़ के बचे हुए सारे natural number which are not prime are called as composite. मतलब जो prime numbers नहीं है वो composite रहेंगे, खाली 1 छोड़ के. Composite numbers have 3 or more than 3 factors. Means कम से कम इसके 3 factor रहने चाहिए. Okay, so for example, if C is the composite number set, so we get 4, 6, 8, 9, 10. देखो 4 के factors क्या क्या आएंगे? 4 is divisible by 1, 2 and 4. 6 is divisible by 1, 2, 3, 6. इसके तो 4 factor है, तो कम से कम 3 factor आने चाहिए. Are 3 or more than 3 factors. Okay, so such numbers are called as composite numbers. Now 1 is neither prime nor composite. ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोल रहा था?
कि उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर आने चाहिए, और कंपोजिट नंबर बोल रहा है कि उसके कम से कम 3 फैक्टर्स आने चाहिए, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए वो दोनों डेफिनेशन में मैच नहीं होता है, इसीलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स आपने देखे तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स एक्चुअली ऑड थे, 2 छोड़ के बाकी सारे ऑड है। So therefore this also you can remember, 2 is the only even prime number and 4 is the smallest composite number. तो ये smallest composite number क्या है? 4. Let us move type number 3, co-prime numbers or relatively prime numbers. देखो, two natural numbers not necessarily prime, मतलब वो prime भी हो सकते हैं या composite भी हो सकते हैं. They are said to be co-prime numbers if their HCF highest common factor is 1. तो मतलब कोई भी दो नंबर, दो नेचुरल नंबर ले लो, ओके, उनका HCF अगर 1 है तो वो को प्राइम हो गए. को प्राइम का दूसरा नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. तो देखो यहाँ पे 1 और 2 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही है, तो सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है. यहाँ 4 और 9 दोनों कंपोजिट है, यहाँ 3 और 10 में से 3 प्राइम है और 10 कंपोजिट है, यहाँ 2 और 3 दोनों प्राइम है. तो देखो या तो दोनों कंपोजिट है, एक प्राइम एक कंपोजिट है, या दोनों प्राइम है. मतलब को प्राइम नंबर्स में हमें सारे कॉम्बिनेशंस मिल पाएंगे, खाली एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों का HCF 1 आना चाहिए. ओके, सो वी से टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम. तो प्राइम नंबर्स अगर दोनों लेंगे तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा 1 ही आएगा. बट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब अगर ऑलरेडी को प्राइम है तो वो प्राइम ही होंगे जरूरी नहीं, कंपोजिट भी हो सकते हैं. ठीक है. सेकंड, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स. तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 2 2 3 4 5 5 6, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है ना, इनका कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आता है, तो इसीलिए वो सारे को प्राइम रहेंगे. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ टाइप, twin prime numbers. Definition is, if the difference between two prime numbers is 2, then the numbers are called as twin prime numbers. So what is this definition? दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 है, so for example 3 5 दोनों का डिफरेंस 2 है, 5 minus 3 2, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, दोनों कैसे रहने चाहिए? प्राइम, और दोनों का डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 2. सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम, जुड़वा प्राइम. ओके, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ लेट अस डिस्कस सब टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो फर्स्ट इज इवन इंटीजर्स, the integers which are divisible by 2. So plus minus 2 0, plus minus 4, plus minus 6, they are even. Odd integers, they are not divisible by 2, plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5 and so on. Positive integer, जो सारे positive है. Positive integers are nothing but set of natural numbers. देखो सारे natural numbers ही है. Positive integers को हम I plus या Z plus से डिनोट करते हैं. निगेटिव इंटीजर्स I माइनस Z माइनस, सारे निगेटिव. नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो जब हम नॉन पॉजिटिव बोलते हैं तो उसमें निगेटिव आएंगे और जीरो भी आएगा, तो निगेटिव एज वेल एज जीरो, दे आर कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिव. एंड नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, Z प्लस एंड जीरो. एंड एक्चुअली नॉन नेगेटिव आर होल नंबर्स. यू ऑब्जर्व, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है और ये जीरो, सो दे आर ऑल होल नंबर. तो ये सारे 6 हो गए सब टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. अभी देखो नंबर सिस्टम को हम क्विकली रिवाइज करेंगे एक चार्ट के द्वारा. इस चार्ट में देखो रियल नंबर्स, उसके 2 टाइप्स हम बना सकते हैं, रैशनल एंड इररेशनल. इररेशनल जिनको हम P अपॉन Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, और रैशनल जिनको P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0. बाद में रैशनल के 2 पार्ट करेंगे हम, एक
फ्रैक्शन और एक इंटीजर्स। फ्रैक्शन मतलब जो p अपॉन क्यू फॉर्मेट में रहते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, 1/2, -3/4 एक्सेट्रा। एंड इंटीजर्स आर 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इंटीजर के दो पार्ट करो, एक नेगेटिव एंड होल नंबर्स, और होल नंबर के भी दो पार्ट आएंगे, 0 एंड द नेचुरल नंबर्स। सो आई होप नाउ number system is very clear to everyone. Okay, so this is our whole number system. Now let us discuss some questions. Say true or false and justify your answer. देखो मैंने सारे पहले टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक साथ जोड़ लिए, तो ये सारे टोटल 15 क्वेश्चन है। अभी इन सब का आंसर, पहले जो टाइप 1 है इन सब का आंसर ट्रू आता है। क्यों ट्रू आता है उसका रीजन भी हमें लिखना है। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर मीन्स गिव रीजंस टू योर आंसर। देखो एवरी होल नंबर, ओ सॉरी, टाइप 1 में सारे के सारे फॉल्स आते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो सारे होल नंबर नेचुरल है क्या? 0 एक्स्ट्रा है ना, वो थोड़ी नेचुरल है, तो इसीलिए हम बोलेंगे every whole number is not a natural. That means this statement is false because 0 is not a natural number. तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बोलने का, वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इंटीजर में निगेटिव भी आते हैं लेकिन होल नंबर में निगेटिव नहीं आते, तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। तो ऐसे ये सारे फॉल्स स्टेटमेंट्स है। तो ये सारे मैंने 15 के 15 स्टेटमेंट एक साथ जोड़ दिए। इनका आंसर कैसे लिखने का देखो। सी every whole number is a natural number, this is false. क्यों? देखो every whole number is natural, लेकिन whole number में 0 एक्स्ट्रा रहता है ना, so 0 is not a natural. तो यही रीजन आएगा, 0 is not included in natural numbers. मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द गिवन नंबर्स, तो इसीलिए वो फॉल्स है। समझ में आया सबको? तो बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर में तो p अपॉन क्यू फ्रैक्शन भी रहते हैं, लेकिन इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं रहते, तो इसलिए हम बोलेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, देयरफॉर इट इज फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। रियल नंबर खाली इरेशनल ही नहीं रहता, रैशनल भी रहता है। ओके, सो दिस इज फॉल्स। रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। और टाइप 2 के क्वेश्चन है ये सारे ट्रू आएंगे। एवरी नेचुरल इज होल नंबर, यस। तो देखो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही है। या तो एवरी होल नंबर इज इंटीजर, सो एवरी होल नंबर इज इंटीजर, सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर है। सो दिस मीन्स ये सारे जो स्टेटमेंट्स है इन सब का आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो every natural number is a whole number, true, because all natural numbers are included in the whole numbers. Every whole is integer, yes, true, all are included in integers. Every integer is a rational number, true, because all integers are included in rational numbers. या तो इसका दूसरा रीजन भी लिख सकते हैं, every integer can be expressed in the form of p by q, such as 0/1, 1/1, 2/1, -3/1, -7/1। मतलब सारे इंटीजर्स हम ऐसे p अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, ट्रू, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द रियल नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे हमें दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस। नेचुरल, उसमें 0 ऐड किया, होल, उसमें नेगेटिव ऐड किए, इंटीजर, उसमें फ्रैक्शंस ऐड किए, रैशनल, उसमें इरेशनल ऐड किए, और दोनों को मिला के हो गए रियल नंबर। सो दिस इज द समरी ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डाउनलोड आवर परमाणु iCoach ऐप। इस ऐप में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ये सब ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा हर एक लेक्चर के ऊपर, असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको अपना रिजल्ट मिलेगा टेस्ट का। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर। परमाणु iCoach ऐसा टाइप करो प्ले स्टोर पे। ओके, you will get all organized study material, online test, assignments, announcement if you join the batch, smart attendance will be taken, you can do live chat। अगर आपको क्लास के बीच में कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं।
तो जाते जाते हमारे इस लेक्चर को लाइक करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और शेयर करो टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल. ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच.